17 फरवरी 2024 को प्रयागराज से एक व्यक्ति दिल्ली कॉल करता है अपने बेटों को और कॉल करके वो जोर जोर से रोने लग जाता है। बच्चे परेशान होकर पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, आप क्यों रो रहे हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारी जो माँ है उसे मैं पिछले 14 से 15 घंटे से लगातार ढूंढ रहा हूँ। जहाँ भी कोई बताता है वहां जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ का कहीं कोई पता नहीं चल रहा। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी माँ को नहीं संभाल पाया। जैसे ही बच्चा दूसरी तरफ कॉल पे ये बात सुनता है, वो खुद भी बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन खैर उसे ये समझ आता है कि परेशान होने से कुछ नहीं हो सकता। और वो अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहता है कि पापा, आप चिंता मत करो, यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है कुंभ में, इसलिए माँ इधर उधर चली गई होगी, लेकिन माँ घर आ जाएगी। क्योंकि माँ को अपने घर का एड्रेस भी पता है और शहर भी पता है। फिर भी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग भी वहां आकर माँ को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। ये कहकर बेटा फोन रख देता है। फोन रखने के बाद जो उसका छोटा भाई था उससे बात करता है कि पिता का फोन था। वो बोलते हैं कि माँ कहीं खो गई है। उसके बाद वो अपने मामा को फोन करते हैं, यानी उसकी माँ के भाई को, कि मामा, मम्मी कहीं खो गई है, पापा का कॉल आया था, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। जितना जल्दी हो सके आप प्रयागराज चलने का प्रबंध बनाइए, हम सबको चलना चाहिए और माँ को ढूंढना चाहिए। और इस तरीके से मामा और दो बेटे कुंभ चले जाते हैं। अब वहां जाकर रेलवे स्टेशन से वो जैसे उतरते हैं, हर किसी से वो फोटो लेकर गए थे, हर किसी से पूछते हैं कि क्या आपने इस औरत को देखा है। जहां जहां वो पूछ सकते थे, पूछताछ केंद्र, जो वहां का पुलिस स्टेशन था, हर जगह वो पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं से कोई पता नहीं चलता। अंत में जब वो एक पुलिस स्टेशन पर फोटो दिखाकर बात करते हैं, तभी उनको कुछ याद आता है कि उनके उस स्टेशन के कुछ पास वाले दूसरे स्टेशन पर एक महिला का कुछ शव वगैरह मिला था, जिसका उनको ध्यान आता है। और वो कहते हैं कि तुम्हें इस वाले पुलिस स्टेशन पर जाना चाहिए, हो सकता है वहां से तुम्हें कुछ जानकारी मिले। अब उन्हें इन बच्चों को थोड़ी उम्मीद मिली थी। बच्चे और जो मामा थे वो वहां से दूसरे पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर वहां के जो भी इंचार्ज थे उनको वो फोटो दिखाते हैं कि क्या आपने इस औरत को देखा है। और जैसे ही वो उस फोटो को देखते हैं तो उनके दिमाग में एक स्टोरी चलने लग जाती है। यानी कुछ समय पहले, लगभग 2 से 3 दिन पहले, दरअसल हुआ ये था कि उस एरिया के एक लॉज के पास सुबह 6:30 बजे के आसपास एक आदमी वॉशरूम जाता है, और वॉशरूम जैसे वो जाता है वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। दरअसल वॉशरूम के अंदर एक महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस उस बॉडी को ले जाकर पोस्टमार्टम कराती है, लेकिन उस महिला जो थी, उसकी जो पहचान थी वो नहीं मिल पा रही थी, और जिसकी वजह से उस महिला की बॉडी को 3 दिन के लिए, यानी कि 72 घंटे के लिए, जैसे वो संरक्षित कर कर रखते हैं, वहां रख दिया गया था। क्योंकि उसकी कोई परिजन, कोई शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। और उन्हें वही दिमाग में आता है और उन तीनों को कहते हैं कि तुम्हें पोस्टमार्टम रूम चलना चाहिए, वहां चलकर एक तुम्हें बॉडी दिखानी है, हो सकता है तुम उससे कुछ रिलेट कर पाओ। अब जैसे ही बच्चे और भाई वहां पोस्टमार्टम रूम जाते हैं, और जैसे ही वो साड़ी दिखती है जो उसकी माँ पहन पहन कर निकली थी, वो साड़ी देखते ही फूट फूट कर बच्चे रोने लग जाते हैं, क्योंकि ये माँ की बहुत पसंदीदा साड़ी थी। बच्चों का कहना था कि माँ कहीं आती जाती थी तो अक्सर ये साड़ी पहना करती थी। और उसके बाद माँ के पैर, माँ का हाथ और माँ का फेस जब देखते हैं तो वहीं पर रोने चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि जो माँ महाकुंभ नहाने गई थी पति से जिद करके, वो इस रूप में मिलेगी। खैर, जब ये बात यहाँ पता चलती है कि माँ की तो हत्या कर दी गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको बताई जाती है कि किसी ने धारदार हथियार से, यानी चाकुओं से गोद गोद कर इस औरत की हत्या की है। अब बच्चों और भाई को किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हत्या कौन कर सकता है। अब पुलिस कड़ियां जोड़ने की कोशिश करती है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाते, देखे जाते, खंगाले जाते हैं, और पता चलता है कि जो महिला थी वो एक पुरुष के साथ थी, जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल रहे थे। अब जब बच्चों से पूछा जाता है कि ये आदमी कौन है, तो बच्चे कहते हैं ये तो मेरे पिताजी हैं, और दोनों साथ में ही आए थे। और कुछ जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि जो पिता थे वो वहां पर एक लॉज में रुके हुए थे, और लॉज में वो अकेले गए थे, यानी कि उस समय पर वो पत्नी साथ में नहीं थी। और वहां जाकर जब उनसे
आधार कार्ड यानी कि आइडेंटिटी मांगा गया था, तो उन्होंने बोला था कि हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है। साथ ही जब फ़ोन नंबर मांगा गया तो उन्होंने बोला हम फ़ोन यूज़ ही नहीं करते। सिर्फ इतना बताया था कि हम दिल्ली से आए हैं, और यहीं से पुलिस को शक होता है। पुलिस बच्चों से कहती है कि अपने पापा को फ़ोन कर कर बुलाओ। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि पुलिस साथ में है तो वो नहीं आएंगे, इसलिए पुलिस का जिक्र मत करना, बस ये बोलना कि हम लोग मम्मी को ढूंढने आए हैं, आप यहाँ आकर मिलो। अब पिता को बुलाया जाता है जहाँ पर पुलिस पहले से मौजूद थी, और जैसे ही पुलिस आती है, पिता आता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। और अब उससे सीधे तौर पर पूछा जाता है कि तुम्हें चालाक बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ सीधे सीधे बता दो कि आखिर तुमने अपनी पत्नी का खून क्यों किया, और तुमने लॉज में कोई आइडेंटिटी वगैरह क्यों नहीं दी। पहले तो जो पिता होता है बहुत जैसे कि हर क्रिमिनल नाटक करता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा वैसा हो गया। लेकिन जब पुलिस सख्ती पर आती है तो सबको बोलना ही पड़ता है, और यही इस केस में भी होता है। दरअसल वो आदमी बताता है जो कि वो दिल्ली के एक सफाई डिपार्टमेंट में, सरकारी विभाग में जॉब करता है, सफाई डिपार्टमेंट में जॉब करता है वो, और वहीं पर काम करने वाली एक महिला से उसके अवैध रिश्ते थे। अवैध रिश्ते काफी समय से चल रहे थे, और जिसकी भनक अब उसकी पत्नी को लग गई थी। और पत्नी लगातार विरोध कर रही थी, लगातार यही कह रही थी कि तुम उस औरत के पास नहीं जाओगे, उससे मेल जोल नहीं रखोगे। लेकिन जो पति था वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो उसके पास जाऊंगा, जब मर्जी तब जाऊंगा। और इसी बात को लेकर आए दिन पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहते थे। और जो पति था, जब पत्नी उसको बोलती है कि मुझे महाकुंभ लेकर चलो नहाने, पूरी दुनिया जा रही है तो तुम मुझे लेकर क्यों नहीं जा रहे हो, और तब उसके दिमाग में ये आइडिया आ जाता है कि करोड़ों की भीड़ में आए दिन ये खबरें सुनने में आती हैं कि इसका ये खो गया, उसका वो खो गया, इतनी भीड़ में लोग किसी को कहीं ढूंढ नहीं पाते हैं। और वो यही दिमाग में सोचकर अपनी पत्नी को लेकर वहां से चलता है और मौका पाकर उसकी हत्या कर देता है, और बेटों के सामने रोने का नाटक करता है कि तुम्हारी माँ इस भीड़ में कहीं खो गई है। तो दोस्तों, इनकी उम्र कोई नाबालिग उम्र नहीं थी, लगभग 40 से 45 साल के आसपास एज थी इस व्यक्ति की, जिसके 3 बच्चे थे। लेकिन उसने एक औरत के साथ नाजायज रिश्ते, अवैध रिश्तों की वजह से अपने हंसते खेलते परिवार को रौंद दिया, बर्बाद कर दिया, जिसमें तीनों बच्चे अभी इतने बड़े भी नहीं हुए थे कि वो अपनी घर गृहस्थी संभाल सके। लेकिन सिर्फ एक औरत की वजह से, खुद के नाजायज रिश्तों की वजह से अपना परिवार उसने अपने हाथों बर्बाद कर लिया। ये सोचकर कि पत्नी नहीं रहेगी तो अपनी जो भी उसकी प्रेमिका थी उसके साथ वो अच्छी जिंदगी जिएगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और अब वो जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे रहेगा, और शायद जिस प्रेमिका के लिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उससे दोबारा वो कभी मिल भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।